अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो माइक्रोस्कोप पकड़ के ना, खुर्दबीन पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनकी छानबीन की और फिर फैसला किया गया कि जनाब जो इंतखाबी निशान है PTI TI का, यानी कि बल्ला, वो हम नहीं दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उस पर आपने खैर सुन भी लिया, उनके वकला ये कहते हैं कि हम कोर्ट्स में जाएंगे। मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ क्या रवैया, और ये ख़ास चीज़ जो चश्मे करम है ये सिर्फ PTI के साथ है, तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल जाए हायर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। इस सब मामले पे बात करेंगे, और अगर ना मिला तो और क्या ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि यार आप इंश्योर करें कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी शिकायतें वो सबके सामने है, हर बंदा देख रहा है कि मामला क्या हो रहे हैं। कागजात नामजदगी छीन के नामालूम अफराद भाग रहे हैं। ये मामला चश्मे फलक ने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद और यकीन दहानी के बावजूद कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे, PTI को दी तो नहीं जा रही अभी तक। आज ही का एक वाक़या ले लीजिए। आज मोने सलाई साहब ने एक मोबाइल कैमरा से बनी हुई एक फुटेज, जो कि उनका कोई करीबी साथी रफ़ीकों में से को बना रहा होगा, उनकी वालिदा और उनकी बहन की, उनके वालिद के कागजात जमा कराने के लिए वो RO ऑफिस पहुंचे और वहां पर पहले उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब अंदर वो चले गए तो एक दफ़ा ज़रा प्रोड्यूसर साहब फुटेज दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए कि किया क्या वहां पे ये अफराद जो वहां पर मौजूद थे। बाकायदा छीनने की कोशिश की कागजात नामजदगी जो वो वहां पर जमा करवाने जा रहे थे, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ ये मामला होता रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में अलबत्ता पहली दफ़ा एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस तरह तो इलेक्शंस को इलेक्शन से पहले मुतनाज़े बनाया जाएगा, और जो मुतनाज़े इलेक्शंस होंगे उनके रिजल्ट्स अगर इस हद तक मुतनाज़े इलेक्शंस के रिजल्ट्स अगर कबूल नहीं करेगा, वो असम्बली कितना चलेगी। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज तनकीद की एक दफ़ा फिर जजेस पर, क्योंकि साइफर केस के अंदर जो ज़मानत मिली इमरान खान साहब को, उसके बाद यूँ लग रहा है कि जैसे एक मरतबा फिर अदलिया को दबाव में लाने की पॉलिसी पर गामजन है। हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, और यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ होंगे। यासीन साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने ज्वाइन किया। रजवाना साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मतलब ये जो हरकतें हैं, ये जो मामलात आपने देखे हैं कि इलेक्शंस अभी हुए नहीं है, उनसे पहले इंतहाई मुतनाज़े बना दिया गया, कि आप अग्री करेंगे कि 2018 के इलेक्शन से भी ज़्यादा मुतनाज़े इन इलेक्शंस को इलेक्शन से पहले बनाया जा रहा है, और उनके नतीजे में जो बनने वाली असम्बली होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। और फिर हमने देखा है कि मुतनाज़े असम्बलियों का आगे हाल क्या होता है। तो ये कोई अच्छी सियासी रवश है? रजवाना साहब, किससे? मैं रजवाना साहब से पूछ रहा था। लाइन पे हैं प्रोड्यूसर साहब रजवाना साहब हमारे? हेलो। और मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। अब यासीन आज़ाद साहब, सवाल आपसे है, आपने भी शायद आज देखी हो, खबरें भी आपने देखी होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरान सिर्फ कागजात नामजदगी जो जमा कराने गए, कईयों को जमा नहीं कराने दिए गए, कागजात नामजदगी छीन के नामालूम अफराद दौड़ते रहे वहाँ से। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये कहाँ, मतलब ये तमाम जो बदमाशियाँ हैं इनके खिलाफ शिकायत कहाँ पे की जाए? DRO ऑफिस के तो अपने अंदर ये सब मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने तो करना नहीं है। उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट में गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत लगा दिया। इलेक्शन कमीशन वो कहता है कि इस अफसर को हटा दें, उस अफसर को हटा दें, इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता अपना, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार PTI लीडर्स पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसका तदारुक हो क्या सकता है? कौन सुनेगा ये शिकायत, और इसके नतीजे में तो बड़े मुतनाज़े हो जाएंगे इलेक्शन। देखिए सर, आईनी एतबार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और जब से मैंने इलेक्शनों का दौर देखा है, सिवाय 1971 के, आप मुझे बता दें कि कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। और 1971 का जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर तो करा दिया आपने, लेकिन उस वक्त की सबसे जो बड़ी पार्टी थी उसको आपने हुकूमत नहीं दी, इक़्तिदार नहीं दिया, पाकिस्तान टूट गया। वो तो मामला हमारा चैप्टर जाके क्लोज हो जाता है। 71 के बाद टू ऑनवर्ड्स जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हमने हर इंतखाबात को डिस्प्यूटेड बनाया, और हर आदमी ने ये इतराज़ किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता।
पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो जमात जीत जाती है वो कहती है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, और जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो कहती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात कहता हूँ कि हमारे जितने आइनी इदारे हैं, अदलिया का इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, या पार्लियामेंट का इदारा है, ये सारे के सारे इदारे जो हैं इनकी अपनी आइनी हदूद मुकर्रर की गई हैं और हर एक के जो इख्तियारात हैं उनको डिफ़ाइन किया गया। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तमाम आइनी इदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें तो फिर किसी किस्म का कोई झगड़ा या तनाव नहीं होगा। बात तो आपकी ठीक है यासीन आज़ाद साहब, ये अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना आपकी बात के अंदर। इस अगर को मजीद ज़रा खोलेंगे, इस पर बात करेंगे। रजवाना साहब ने एक्चुअली जाना है कहीं पे, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं ज़रा उनकी राय इस सब मामले पे ले लूँ। थैंक यू रजवाना साहब। ये फरमाइएगा कि जो आज मामलात हैं, जिस तरह कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, चीन के भाग जाते हैं लोग, मतलब मुतनाज़ तो बना रहे। आवाज़ आ रही है सर? सुना था जी जी, सुन लिया था मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपके ख्याल में ये 2018 से ज्यादा मुतनाज़े हो जाएंगे इलेक्शंस पर अगर इस तरह की हरकतें जारी हैं? एज ए डेमोक्रेट और एक कानूनदान होने की हैसियत से, पॉलिटिशियन होने की हैसियत से वोट भी करें तो आने वाले हालात खराब होंगे। लोगों को पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। अगर मैं जाऊं कंफर्टेबली, मैं अपने पेपर दे दूं और कोई और जाए तो उसके लिए कोई रुकावट हो तो इट इज अनजस्टिफाइड। चाहे कोई भी जमात हो, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करती है। तो ये चीजें अब दौर बहुत आगे चला गया, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। इलेक्शन अपना अपना, जिसको अपनी अपनी कैंपेन करनी है, जिसने अपनी कैंपेन में जो कुछ हासिल करना है उसके मुताबिक आगे हुकूमत साजी होगी, बाकी जो जमात रह जाएगी या जमातें रह जाएंगी। रजवाना साहब, आपकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, मरियम नवाज साहिबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली जो है, चले यूं कह लेते हैं, वो क्यों इस चीज का इदराक नहीं रखते? होगा तो सही, उनको इतने पुराने सियासतदान हैं और उस पर बिल्कुल चुप हैं और आगे वो उनको तो देखे ना, ये जो कुछ हो रहा है उसमें हम तो पार्टी भी नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बतौर एक नून लीग के सीनियर कारकुन होने की हैसियत से मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें तो इसको कोई किसी बात का रुख हमारी तरफ तो किया ही नहीं जा सकता ना। ये तो देखें जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। अच्छा, नहीं वैसे इल्जाम तो आता है कि नथिंग टू डू आपका है उसके साथ, यू हैव समथिंग टू डू, लेकिन चले इल्जाम पे नहीं रहते। उसकी पाकिस्तान में इल्जाम लगाना कोई मुश्किल काम है? मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म जो होते हैं, हुकूमतें जो होती हैं, मॉरल अथॉरिटी पे चलती हैं ना सर। एक तरफ एक पार्टी को बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए जाएं, दीवार में चुन दिया जाए और आपकी पार्टी अकेले दौड़ के फर्स्ट आ जाए, तो मॉरल अथॉरिटी क्या होगी उसकी? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, मैं भी तो एक जमात की अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह से काम अगर हो रहे हैं तो नहीं होने चाहिए। तो किसी को चुनने की जरूरत ही नहीं है, किसी को दीवार के साथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू होल्ड द इलेक्शन फ्रीली, जस्टली एंड इन द ट्रांसपेरेंट। लेकिन सर उसका अगर वो नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन अपना काम, उसका फायदा तो अल्टीमेटली आपको हो रहा है। जब वो फिर आप डाउट फिर आपकी पार्टी पे आ जाता है कि फायदा आपको हो रहा है। तो देखिए, एक फायदा होता है कि आप फील्ड में जाते हैं और आप अपने जो है ना अपनी पॉपुलैरिटी भी, अपने वोट हासिल करते हैं, फायदा नुकसान की बात नहीं होती। एक है कि किसी को नुकसान पहुंचा के मुझे फायदा मिले, वो अच्छी बात नहीं है, चाहे दुनियावी कामकाज में हो या पॉलिटिक्स में हो या किसी तरीके से भी हो। हमने जो है ना अपनी पॉजिटिव चीजें शो करके, अपनी परफॉर्मेंस शो करके, अपनी कारकर्दगी शो करके मियां साहब वापस आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कंपैरेटिवली जितने भी अदवार पाकिस्तान में आए हैं उनमें कंपैरेटिवली जो है हमारा नून लीग का दौरे हुकूमत, हर दौरे हुकूमत वाज बेटर एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जरा दिखा दीजिए, आप सुन भी लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है, ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। इसलिए जजेस के दरवाजे से मर्सिडीज में बिठाकर मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। जिसको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, सियासी दहशत गर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है।
साहब रफ़ीक रजवाना साहब, ये माजरत के साथ, लेकिन मैं उसकी बाबत बहुत सारे सबूत पेश कर सकता हूँ और माजी करीब के कर सकता हूँ। ये फिर अगेन अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश है। वो जो मासूम कह रही है ना मरियम औरंगजेब साहिबा, वो उन रिमार्क्स पे कह रही हैं जो अतर मिनल्लाह साहब ने दिए कि जुर्म साबित नहीं हुआ, चेयरमैन पीटीआई मासूम है। तो ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक दोबारा आप नहीं, इसके कई हिस्से हैं उनके इस बयान के। उनका पहला हिस्सा आपने सुना, मैंने भी सुना। तो जो गुड टू सी यू एंड ऑल दैट और मर्सिडीज गाड़ी से आना जाना जो भी थे, उस वक्त भी यही महसूस होता था, ही इज बीइंग गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट एज एन एक्यूज्ड। ठीक है, अब उस पर लीगली आप जाएं, किस तरह उनको बुलाया गया, फिर रेस्ट हाउस पे रखा गया और फिर कहा जी गिरफ्तारी गलत है, सारा कुछ चलो गुजर गई बात। उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ठीक है ना जी। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग अपनी शकूक व शुबात में बटे हुए हैं, एतमाद हम पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अपनी अनफॉर्चुनेट तो है सर, ये भी तो अनफॉर्चुनेट है ना कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जाए। मरियम नवाज साहिबा नाम लेकर जजेस के जलसे करती रही हैं और ये भी 4-5 माह पुरानी बात है। अभी आपने मरियम औरंगजेब साहिबा के बयान की बात की। जी। और जो कुछ 9 मई को हुआ है उसमें कह सकते हैं कि ये मासूम है। ये और बात है कहीं कोई ज्यादा तड़का लग गया हो तो मैं कुछ नहीं कहता, वरना 9 मई का जो वाकयात हुए हैं वो कोई ढकी छुपी बात है। चले ठीक है, अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए देखिए थैंक यू वेरी मच सर, एटलीस्ट आई मीन आप यू कंसीडर्ड के अनफॉर्चुनेट तो है। बहुत मुझे पता है आपने जाना भी था रफ़ीक रजवाना साहब, थैंक यू वेरी मच। यासीन साहब आपने वेट किया क्योंकि वो रजवाना साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जाना चाहते हैं। या आपने भी सुना है सर बयान। एक चीज़ वो ये कि ये एक बड़ा वतीरा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, और ये उसकी बाबत तो खैर बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। अदलिया को दबाव में लाना जाए और बहुत कामयाबी से वो ये मामला कर भी लेते हैं। आज फिर वो अच्छा, ये ऐसे जज साहब के बारे में बात कर रही थी मरियम साहिबा कि जो आई वुड से कि वो लाइक माइंडेड समझे जाते हैं, या वो कहते होते थे पहले कि हमारे लाइक माइंडेड है। एक आपके मुखालिफ के थोड़ा सा हक में उन्होंने एक रिमार्क्स दे दिए, उस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है PMLN ने। इसके बारे में भी ज़रा बात कीजिएगा कि ये इस तरह ही मामला चलता रहेगा, अदलिया भी इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती? देखिए सर, पिछला 3.5 साल का दौरे हुकूमत अगर इमरान खान साहब का भी देख लें तो उस माने भी मैं वक्तन फ़क्तन जब अदलिया कोई फ़ैसला देती थी तो वो हुकूमत में रहते हुए भी अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते थे। क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म को ये बात ज़ेब देती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अदलिया को प्रेशराइज़ करे? इस मुल्क का एक दस्तूर बन गया, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ हम एक दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की भरमार लगाते हैं, इल्ज़ामात की भरमार करते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्लियामेंट का इदारा जो सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए, वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर तरीन इदारा बन चुका है, और उस कमज़ोर तरीन इदारे को मज़ीद कमज़ोर बनाने के लिए माजी में हमारी अदलिया ने प्रेशराइज किया और वक्तन फ़क्तन आर्डर किया उन्होंने। मुझे वो वक्त याद है कि जब परवेज़ इलाही का और हमदाद शहबाज का केस था, हम साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से हमने दरख्वास्त की कि बाद एहसास मामले में आप अपनी मर्ज़ी की जो बेंच बना के जजमेंट देते हैं, इससे अदलिया की साख पे आंच आ रही है, मेहरबानी करें बाद लीगल मामलात में जो आइनी मामलात हैं आप फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट बना के बैठ के मामला डिसाइड करें ताकि हमारी अदलिया पे कोई उंगली ना उठा सके। बदकिस्मती ये है कि हर आदमी एक दूसरे इदारे पे इल्ज़ामात की भरमार करता है। ये तो एक, लेकिन यासीन साहब हमने तो यहाँ पे देखा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दिया कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, वो नहीं हो सके, किसी ने नहीं माने। तो मुझे तो सबसे ज्यादा उन पे लगता है कि ये सब मतलब कमजोर तरीन कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपेरेंटली तो यूं ही है कि आपका ऑर्डर ना माना जाए और आप पे इल्जामात डायरेक्ट लगाए जाए सिटिंग जजेस के ऊपर, तौहीन अदालत पे भी किसी को ना बुलाया जाए, तो फिर कमजोर तो वो हुए। आपके सवाल का जवाब मैं इसीलिए दे रहा था कि उस वक्त ये पोजीशन इसलिए बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक इस किस्म की ग्रुपिंग बनकर सामने आ गई थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे वह अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, अपनी मर्ज़ी के जजमेंट देते थे, जिस पे वकला बरादरी ने रिजर्वेशन शो की। हमने जाके हाथ जोड़े कि जनाब ये मत करें, जिस तरह आप खुद देख लें कि हमजा शहबाज और उसमें वो 25 वोट
जो पीटीआई ने जाके हमजा शहबाज को दी है, तो आपने कहा जी ये वोट काउंट नहीं होगा। क्या मेरा जो 1973 का आइन है उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कि जो वोट पड़ जाएगा वो काउंट नहीं होगा? तो वो इंटरप्रिटेशन की ना उन्होंने 63 एक ही, और वो खैर सुप्रीम कोर्ट करती है इंटरप्रिटेशन, वो गलत सही पे तो अलग बहस हो सकती है, लेकिन नहीं आप देखें सर, आप और बेंचेस की जो बात है सर, अभी भी ऐसे ही मामला हो रहा है। यहाँ पे भी एक जज साहब ने, जो सीनियर जज साहब हैं जाजुल हसन साहब, उन्होंने खत लिखा है कि जनाब मुझे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बन गया, उसके बाद फिर वही उसी तरह से मामला जारी है जैसे पहले जारी था, तो फिर फर्क क्या हुआ है? नहीं, उसकी वजह यह है ना कि वो ग्रुपिंग अभी तक जो वो 5 जजेस उस वक्त एक साइड पे थे, वो ज़हनी तौर पर अभी उस साइड पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस फैज ईसा साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद आपने ये देखा होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बारी आई तो आपने उस ज़माने में उस कानून को स्टे किया गया जब वो कानून बना ही नहीं था। अब उन्होंने आने के बाद पहली दफ़ा आपने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात एक आदमी से हट के 3 आदमियों को दे दिए। अच्छी बात है, हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करनी चाहिए। नहीं वो तो अच्छी चीज़ है सर। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि अपने फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन करवाना, और ये तो अब ताज़ा मामला है, इलेक्शंस वाला हम केपी पंजाब का छोड़ देते हैं, अब का मामला है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें और आगे से नदारत है जवाब। मैंने एक ब्रेक लेनी है बॉस, इजाज़त देंगे ज़रा, मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार कान में वो बहुत तंग कर रहे हैं। जी। एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इंतजार हुसैन पंजोता भी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इंतजार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू पंजोता साहब, आपने वक्त दिया है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल है पाकिस्तान पीटीआई का, जो सिंबल था बैट जो है, बल्ला जो है, वो वापस ले लिया। बड़ा माइक्रोस्कोपिकली उन्होंने वो इस मामले को देखा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो वो जो फैसला है उसकी कॉपी नहीं थी मिल रही आपको, मिल गई है अब तक, और उसको आप जो सुना कि मंगल के रोज चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा खान साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, उनसे जो बातचीत हुई? देखिए जी, सबसे पहली बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कार्रवाई की गई इसके पीछे क्या सोच, क्या कार फरमा थी। यकीनी तौर पे आप सबको मालूम है कि जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कॉर्नर करने, क्रश करने और ख़त्म करने का जो अज़ाइम लेकर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस तरह नहीं होना चाहिए था कि एक पार्टी को क्रश करने में वो एक अपना कंधा जो है इस्तेमाल होने दे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस अतर मन्नुल्लाह साहब ने रिमार्क्स भी दिए हैं इसके ऊपर कि ये पहली दफा हुआ है कि आप किसी पार्टी के इलेक्शंस के अंदर आप इस तरह से जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने कभी किसी और इलेक्शन कमीशन के वकील से उन्होंने सवाल किया क्या कभी आपने तारीख में कभी किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह से कभी आपने परखा है? तो यकीनी तौर पर देखिए, इसमें सिंपल सी सादा सी बात है कि ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। अगर पार्टी के अंदर से कोई शख्स उसके खिलाफ जो है वो सवाल नहीं उठाता और पार्टी की जो मेजोरिटी है वो आपको एक तरफ नजर आ रही है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। अगर अवाम ये समझती है कि ये पार्टी जो है वो जमहूरी रवैये नहीं अपना रही या जमहूरी तरीके से काम नहीं कर रही, जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, तो फिर अवाम उनको वोट्स के अंदर रिजेक्ट कर देगी। लेकिन यहाँ नजर ये आता है कि जब आप सियासी मैदान के अंदर पॉलिटिकली एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आपने हर कोशिश की है, आपने क्या कुछ नहीं किया पिछले 18 महीनों में, वो सब कुछ किया गया जो कभी किसी जमात ने इस पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। पाकिस्तान की तारीख की अनप्रेसिडेंटेड एक ऑपरेशन है जो पिछले तकरीबन 19 माह से जारी है। इस तमाम के बावजूद जब आप नहीं क्रश कर पाए, और आज आप ये देखते हैं कि सर्विस के बाद भी आपने जो एक लंदन प्लान के तहत अपना लाडा एक यहाँ पे प्लांट किया था, उस लाडे को अवाम ने जब रिजेक्ट कर दिया, सब सोचा और शायद इमेजिनेशन ये थी कि जब नवाज शरीफ आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ इंकलाब आ जाएगा, लेकिन आपके सामने है कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तक नहीं कर पा रहे। तो जब फेलियर सामने राइटिंग ऑन द वॉल है तो फिर इस किस्म के हरबे होते आए हैं, लेकिन तो हो रहे हैं। वैसे कॉपी मिल गई है पंजोता साहब इलेक्शन कमीशन के फैसले की? देखिए, मैं अभी उस टीम के साथ इन टच नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह 26 को हमारी पिटीशन जरूर फाइल होगी। अभी मैं फोरम आपको नहीं बता सकता, ठीक, लेकिन 26 को
दूसरा ब्रीफली जरा फिर मैं यासीन आजाद साहब की तरफ जाना है। खान साहब से हुई है कोई मुलाकात, बातचीत इस बारे, उनका क्या कहना है जब उनको ये पता चला कि ये इलेक्शन सिंबल ले लिया? देखिए, ये जो सिंबल का मामला है, ये इसके ऊपर बुनियादी तौर पर ये गलतफहमी का शिकार है कि शायद इमरान खान इस सिंबल के ऊपर रिलाय करके बैठे हुए हैं। वो ये बेवकूफाना सोच है कि इमरान खान के साथ बल्ला अटैच है, बल्ले के साथ इमरान खान अटैच नहीं है। इमरान खान आज के इस दौर में, इंटरनेट का दौर है और ये जो दौर है, ये मॉडर्न डिवाइसेस को और टेक्नोलॉजी का टॉप आपके सामने है इसके रिजल्ट, जहां वर्चुअल जलसे हो रहे हैं। तो जो भी सिंबल होगा, जो भी लाइन होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इमरान खान की जात से। लोगों ने इमरान खान को वोट देना है, बल्ले के साथ कोई उनका इश्क वगैरह नहीं है। इश्क इसलिए है कि वो इमरान खान का बल्ला है, इमरान खान का। लेकिन नॉनदलेस उसमें कंफ्यूजन्स तो पंजोता साहब पैदा होती है ना कि अब वो जो कैंडिडेट्स फील्ड करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज़ाद खड़े होंगे, तो उसके बाद चूंकि वो डी लिस्ट है पीटीआई, वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, फिर उसके बाद आज़ाद कैंडिडेट्स को फोर्स करना कि इधर चले जाओ उधर जाओ बड़ा आसान होता है। तो ये मामला तो रहते हैं, तो वो अगली स्ट्रैटेजी तो इट रिमेन्स टू बी सीन। मैं जरा यासीन आजाद साहब से एक सवाल पूछना था, आपको कमेंट कर दूं एक मैं आपको। नहीं ठीक है, वो इस पे आते हैं, दोबारा आते हैं। यासीन साहब, ये जो मामला हुआ है, ये जितना वो इतनी बारीक बीनी से जो चेक किया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि ये यार कोई और भी करा के दिखा दे, बता दें कि आपने भी कभी कुछ किया है, और इस तरह से क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी और के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को किया, मतलब। लेकिन ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नजर आ रहा था कि ऐसा होना है। आपकी टेक क्या है इसके ऊपर? ये क्या किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? आप दुरुस्त मानते हैं इसे? देखिए सर, पहली बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया वो तो मैंने ना पढ़ा ना मेरे सामने आया, लेकिन ये बात तो मुझे मालूम थी कि इस बात को चैलेंज किया गया था कि उनका इलेक्शन जो है, इनका पार्टी का इलेक्शन पार्टी के मंशूर के मुताबिक, पार्टी के कानून के मुताबिक नहीं किया गया। अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर जजमेंट मेरे सामने हो तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, बगैर पढ़े मैं कमेंट्स नहीं करता। नंबर टू, आप ये अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इनसे ये पूछिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है कि किसको मेंबर होना है, किसको नहीं। आप इंस्ट्रक्शन ना दें कि मुझसे ये पूछा जाए, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं। चलें, आपने यासीन साहब आपने फैसला नहीं पढ़ा तो वो तो चले, मैं मान लेता हूं। मेरा छोटा सा ये तरीका गलत है। ठीक है पंजोता साहब, आप इनका प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्ट मुझसे सवाल कर रहे हैं। वैसे कल का बच्चा जो है मुझसे डायरेक्ट सवाल कर रहा है कि पूछें कि प्रोसीजर क्या है, तो मैं इन चीजों को लाइक नहीं करता सर। आप मुझे सवाल करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मुझे बात अपनी बात में कम्बल मार्शल लॉ का दौर था, लास्ट टाइम डिक्टेटरशिप वाला मामला था, तब ये हुआ था, उसके बाद हमने आज देखा है। तो अब आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है मुल्क के अंदर। यासीन साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, नॉनदलेस आपने फैसला तो नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का फैसला आया, ये तो डिक्टेटरशिप के अदवार में आए हैं इस तरह के फैसले। नहीं, मैं उस पर कैसे, जिस फैसले को मैंने पढ़ा ही नहीं उसके मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो गलत है या सही है। और अगर वो फैसला गलत है या सही है, रेमेडी आपके पास है कि आप पिटिशन में जाएं। आज अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको साइफर में बेल दी तो वो रिलीफ अगर आपका बनता होगा तो हाई कोर्ट भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। अच्छा, और किसी पार्टी के उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसील चेक नहीं की, ये जायज बात है फिर? नहीं, उनको चेक करना चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करके फैसला देना चाहिए था। मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करता कि बगैर रिक्वायरमेंट पूरी किए, अगर किसी ने रिक्वायरमेंट पूरी की और किसी के कहने पर अगर वो इस टाइप का कोई स्टेप लेते हैं तो वो गलत है। मैं सिंपल ये बात कहता हूँ कि जिस तरह की हम बात करते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी, आज लाडले की बात कर रहे हैं, 2018 में भी एक लाडला था जिसके लिए जहाज़ों में से लोगों को भर के लाया गया था। वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, इस वक्त पब्लिक किसी और के साथ थी। जिस तरह आज ये क्लेम करते हैं कि पब्लिक हमारे साथ है, उस वक्त पब्लिक किसी और के साथ थी। तो आप हक और इंसाफ की बात करें, उस ज़माने में जब नवाज शरीफ को अकामा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो ग्राउंड था? कभी पीटीआई ने शोर किया कि नवाज शरीफ ने को जो डिस्क्वालीफाई किया गया अकामा के ग्राउंड पे वो गलत था? तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, हमारे पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से। और आज जो सूरत हाल है, आप खुद आपने मुझसे सवाल किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए। हम वो लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? अदलिया की थी, पार्लियामेंट की थी। इस पर पार्लियामेंट का वजूद था,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। लेकिन उस वक्त इन्हीं अथर मंडला साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि पंजाब की जो असेंबली को तोड़ा गया उसके रीजंस भी देखे जाने चाहिए कि क्यों रात को चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, उसको वोट मिलता है, एतमाद को वोट मिलता है, दूसरे दिन आप असेंबली तोड़ देते हैं। तो ये आईनी बहरान पंजाब में केपीके में मैंने तो नहीं पैदा किया, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो आज सबसे ज्यादा कहते हैं तो आप सिंपल अगर असेंबली क्वेश्चन ये है वज़ीर आला की समरी पे हुई है तो इलेक्शन तो होने थे। खैर मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा था कि अगर 2018 में कुछ चीज आपके मुताबिक गलत हुई है ना, तो क्या ये जवाब है कि आज दोबारा वो रिपीट हो जाए? नहीं, मैं कब कहता हूं, मैं कहता हूं कि हर पार्टी को पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन का, हर पार्टी को पार्टिसिपेट करने का पूरा हक मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। किसी भी पार्टी के मामले में किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं तो किसी को एकदम फेवर नहीं करता, मैं तो मेरिट्स की बात करता हूं। बिल्कुल ठीक। अगर पीटीआई अवाम के अंदर मशहूर है, पॉपुलर है, इसका फैसला तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम करेंगे, लेकिन उनको मौका देंगे तो तब 24 करोड़ अवाम करेंगे ना फैसला। मैं तो कहता हूं कि हर पार्टी को पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि फलां लड़ रहा है, फलां, फिर एक बहस शुरू हो जाती है कि फलां लड़ रहा है। पीटीआई के दौर में तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि एक मिनिस्टर ने एक साफ़ी को एक शादी की दावत में उठा के थप्पड़ मार दिया, एक दूसरे साफ़ी को जाके दावत में आपने उठा के थप्पड़ मार दिया। ये रिवाज किसने कायम किया? मैंने तो नहीं किया। देखे ना, एयरपोर्ट से आए आप, आपका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के ऊपर हो जाए, मैंने तो नहीं किया। आपको हिफाजती जमानत बगैर पेश हुए मिल जाए, आप जेल ना जाएं, आप जलसा करने चले जाएं, तो फिर लाडले का इल्जाम तो लगता है। नहीं, प्रोटेक्टिव बेल का जो अंत तक राइट है, आज आपको बेल मिली है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें ये कहा बेल आरामी का राइट है। प्रोटेक्टिव बेल मिलना कोई बड़ा रिलीफ नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। रिलीफ ये है जो साइफर में आज आपको मिला, रिलीफ वो है जो इससे पहले आपको केसों में मिला, रिलीफ वो है जो आप गाड़ी के अंदर जो है ना, जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बाहर का, तो यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म को कभी जजेस गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया, राजा परवेज अशरफ को कभी नहीं जाने दिया गया, इमरान खान को मर्सिडीज गाड़ी में बैठा के कौन ले गया, फिर कौन लाडला हुआ, किसका लाडला हुआ? तो ये बातें मेरिट्स की अगर करेंगे तो फिर माजी में जाना पड़ेगा, आपको उन हालात को फेस करना पड़ेगा। मैं एक बात आपके प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान के 24 करोड़ हर पार्टी को उसका हक दें और हर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले। पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम जो फैसला करें, जिस पार्टी को वो मैंडेट दें उसको एक्सेप्ट करें। ये ना करें कि एक पार्टी कामयाब हो जाती है, दूसरी कहती है जालसाजी हो गई। ये सिलसिला आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा क्राइसिस में है, पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है, माशी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, बस पता नहीं सोचने वालों को सोचना चाहिए। मैंने एक ब्रेक लेनी है। थैंक यू वेरी मच। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप अपना कीमती वक्त। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि वो तमाम, एक तो ये पूछ लेते हैं पंजोता साहब से कि और आपने कितनी फेवर्स लेनी है जो गिनवा रहे थे यहाँ पे यासीन आज़ाद साहब, और दूसरा ये कि कहाँ पे जाके सुनवाई होगी। ये जो सब मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बस में है क्या? वो कह देते हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं करता इलेक्शन कमीशन, भाई बादशाह लोग नहीं करते, लेकिन फिर क्या इस तरह से चलता रहना मामला? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। आज परवेज़ इलाही साहब की अहलिया और उनकी साहबजादी जो कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे, एक दफ़ा फिर ज़रा दिखा दीजिए टीवी स्क्रीन के ऊपर। आपने भी देखा होगा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, ये जो आज मामला हुआ और जिस तरह से वो छीनने की कोशिश की जा रही थी, ये तो एक फुटेज है। ये ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ये मामला रिपोर्ट होते रहे, हम सुनते रहे सब मामले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या बाउंड नहीं कर सकती थी इलेक्शन कमीशन को कि देखा जाए? मुझे वैसे यकीन है कि ये जो मैटर है आरओ ऑफिस की, अब यहाँ से फुटेज भी कोई नहीं मिलनी, पता भी नहीं चलना ये बंदा कौन था। अच्छा, ये मामलात और ये जो सीन्स हैं, ये कोई आज नहीं आए, ये पिछले जिस दिन से नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट होना शुरू हुए उस दिन से मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जब हमने रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को माना और हमारा केस फौरन टेकअप किया और डायरेक्शन दी, वहां पे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और कोई ऐसी शिकायत जो हम सुन रहे हैं, उस्मान डार की वालदा का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उस्मान डार की वालदा
घर को जिस तरह से घेर के रखा गया और खबरें आपके सामने हैं, मैं वो तफसीलात में नहीं जाता। जो अटॉर्नी जनरल थे उनको वाज़ेह तौर पे कहा कि आप केयर टेकर हुकूमत के नुमाइंदा हैं और आपकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी कीजिए। दोनों ने कमिटमेंट की कि हम जो है किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो फिर नहीं आती। अच्छा, उसके बाद हमें टाइम दिया गया, 3 बजे हमारी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उन्होंने मामलात को शुरू किया और उसके बाद हमने तमाम रोदात जो तकरीबन 40 के करीब हमने सीधी कंप्लेंट्स दी कि ये हल्के हैं जहाँ पे ये कुछ हुआ है। उसके अलावा हमने आज भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल की हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग ये क्या कह रहे थे पंजोता साहब, आपने जब सारी कंप्लेंट्स बताई तो हैरान हो रहे थे कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये जरा सुन लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर जो मामलात शुरू किए थे उसके बाद कोई चीज सच नहीं बोली। माजरत के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि ये तमाम मसाइल हल होंगे और आज आपको रिजल्ट नजर आएगा। हमने पूछा कि हम बाहर जाकर क्या बताएं, क्योंकि कौम जो है इस वक्त इस तरफ देख रही है कि इलेक्शन कमीशन को हम मिलने आए हैं और देखते हैं कि आप क्या करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी तरफ से ये जो है वो एश्योरेंस दी गई है कि हम किसी किस्म का मामला जो है अब आप तक नहीं आने देते। अब हम ये इन्होंने जो किया है, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया है। मंगल चूंकि पहला वर्किंग डे है, मंगल वाले दिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी है वो ये पूरी नहीं कर सके। और जिस तरह की सीन्स और मनाजर आज हमने देखे हैं, ये मनाजर पिछले 2 दिन से जारी थे, यही सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया। और इवन जिनके ऊपर रिमार्क्स है स्पेसिफिक केस के अंदर भी, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं दे सके और ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अच्छा सरवर बारी साहब, जो मामला पिछले 3-4 दिन से जारी हैं, ये हमने पहले नहीं देखा। ये एक नया ही तरीका हमने देखा है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वही छीन के भाग जाए। पता नहीं कौन छीन के भाग जाता है, वो सब जो मामला हो रहा है। अश्योरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कराता है, कमिटमेंट्स देता है, पूरी नहीं करता उसके बाद। अब ये तो तौहीन अदालत में जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं सब मैटर को? ये तो इस कदर मुतनाज़े, जिस कदर मुतनाज़े इलेक्शन होने से पहले अब बना दिए गए हैं, इतने तो माजी में कभी कोई और इलेक्शन इतने मुतनाज़े नहीं हुए। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी इस तरह का खिलवाड़ खेला गया हो। और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद, उनकी हदायत के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के अपने बयानात को देख लें, पाकिस्तान का आइन देख लें, आर्टिकल 218 देखें, उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली और फ्रीली इलेक्शन करवाना, उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन का अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसमें उन्होंने जो अपने लिए स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं, उसकी वो खुद वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है और इलेक्शन रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खुद तैयार किए हैं, उनकी सरेआम मीडिया की मौजूदगी में, लोगों की मौजूदगी में दिन दहाड़े लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनसे उनकी चीज़ें छीनी जा रही हैं, उनके कागजात छीने जा रहे हैं। तो लगता नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, लगता है हम किसी अफ्रीका की बनाना रिपब्लिक में चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि दानिशमंदी यही है कि जो भी, जैसे कल जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने फरमाया है कि जो इलेक्शन का अमल है, यानी कि जो प्रोसेस है अमल का, इलेक्शन के अमल का जो सारा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जिसका मतलब क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सबके साथ बराबर का सलूक करना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन इसमें एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा फेल हो चुका है। और अच्छा, ये कमिटमेंट्स दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ इदारे, उसके बाद पहले पंजाब KP के इलेक्शंस में हमने देखा, फिर उसके बाद और बहुत सारे मामलात के अंदर हम खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, मुकर जाते हैं उसके बाद। अच्छा, ये तो जाएंगे PTI वाले तौहीन अदालत की दरखास्त लेके, कोर्ट को खुद नहीं ले लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर नोटिस के भाई मेरे सामने और पाकिस्तान की टॉप मोस्ट कोर्ट के सामने एक बात करके गए हो, बाहर जाके मुकर गए, वो काम ही नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो पाकिस्तान की आवाम को और PTI के कारकुनों को और जो सबको सलाम पेश करता हूँ कि इन तमाम ज़्यादतियों की बावजूद और रियासत की नाकामी के बावजूद वो वायलेंट नहीं हो रहे। वो सारा जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, उनको बहुत सब्र के साथ झेल रहे हैं।
और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ है उसके ज़रिए वो अपनी ग्रीवेंसेस को हल करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान जिस एनवायरनमेंट में मौजूद है, जिस तरह का इस वक्त सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द के खत्ते में है, जो दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों के गुर्बत ज़्यादा हो रही है, तो लोगों के अंदर ये एक नया गुस्सा कल से मैं देख रहा हूँ। आप ट्वीट्स देखें, आप फेसबुक पे पोस्टर देखें, तो एक गुस्से की एक लहर जो है वो जन्म लेती हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन वो कोर्ट को उस पर सर खुद भी तो कर लेना चाहिए था। अच्छा, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं पंजोता साहब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने बताया कि वो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये ओपन है, अब ट्रायल आप बात कर सकते हैं साइफर वाले मामले के ऊपर। आज क्या हुआ है पंजोता साहब? वहाँ पे गवाहान के बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, और लेकिन वकील कोई नहीं था पीटीआई की तरफ से वहाँ पे। देखिए, आज जो हुआ है इसके पीछे पहले 2 दिन भी कुछ हुआ है। 2 दिन जो है वो हमें सिर्फ बताया गया कि तारीख है, और किसी कार्रवाई के बगैर जज साहब ने ना मुल्जमान को बुलाया, ना फैमिलीज को बुलाया, ना वकला को अंदर अलाउ किया, खुद अंदर गए और अपनी मर्जी से पता नहीं क्या करके आ गए, और हमें नहीं पता था कि आज तारीख फिक्स है। अब लगता ये है कि हमें वहाँ कैंप लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके हर आने जाने वाली गाड़ी से पूछना पड़ेगा कि आज हमारी तारीख तो नहीं है। हो ये रहा है एक्चुअली, हमें नहीं मालूम था कि आज तारीख है, लेकिन जब हम सुबह बस चेक करने के लिए वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि आज तारीख है। जो हमारी सारी लीगल टीम है वो आपके सामने है कि वो छुट्टियों की वजह से वो अपने यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। यहाँ पे कोई हमें किसी किस्म का नोटिस जो है वो दिया जाता है। आपको पता है, एक फेयर ट्रायल अगर हो रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ना हमें नोटिस दिया गया था कि आज तारीख है, ना हमें ये पता था कि आज गवाहान में आना है, क्योंकि पिछली तारीख के ऊपर 10 गवाहान लाए गए और एक ही सिटिंग में और एक ही फ्लो के अंदर वो सारे रिकॉर्ड। तो ये लग रहा है पंजोता साहब कि ये को बहुत जल्द इम्कान है साइफर केस में सजा का। शायद आज एक पूरी जिसमें सिर्फ हमने वर्बली जो है वो रिपोर्ट्स अंदर से सुनी है, क्योंकि मैं गेट पर खड़ा रहा, मुझे अंदर अलाउ नहीं किया गया। 28 गवाहान थे, उन तमाम को प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान और शाह महमूद की एब्सेंस में रिकॉर्ड किया है। एक ही तरह की वो चीजें हैं, क्योंकि इस कोर्ट को रेगुलेट जो है वो जज साहब नहीं कर रहे, वो प्रोसिक्यूटर कर रहे हैं, और जब वो प्रोसिक्यूटर जो चाहते हैं वो होता है। बाकी हम तो जिस किस्म की दरखास्तें देते हैं, जो कहते हैं वो कभी माना ही नहीं जाता। इस पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। मैं थैंक यू वेरी मच सर। वो असल में टाइम ओवर हो गया। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपका भी, सरवर बारी साहब आपका भी। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला मौजूद है कि जिसके खिलाफ बयान रिकॉर्ड किया जा रहा हो उसकी मौजूदगी में वो बयान रिकॉर्ड किया जाना और फिर उसको जरा करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। आज इस चीज़ के अलावा कि जिनके खिलाफ बयान था, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर गवाहों के बयान मुबैना तौर पर वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए और साथ वकला को भी नहीं बताया गया, उनकी वकला टीम को। तो मामला कुछ यूं चल रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।